कोरोना काल छात्रों के करियर के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, खासतौर पर 12वीं के छात्रों के लिए जो स्कूल के बाद नई उड़ान भरने वाले हैं। सेहत की सुरक्षा के लिए सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन छात्रों के सवाल यहीं पर खत्म नहीं हुए, बल्कि जितने छात्र हैं उतने ही सवाल हैं। कोई पूछ रहा है कि भाई मेरा असेसमेंट कैसे होगा, मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे, तो कोई पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे लेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन में दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। इन्हीं तमाम सवालों को देखते हुए आज हुंकार में हमने किसी राजनीतिक मुद्दे के बदले छात्रों से जुड़े इस अहम मुद्दे को उठाने का फैसला लिया है, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। तो हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीसी जोशी जी, और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों के छात्र भी हमारे साथ होंगे जो अपने सवाल सीधे पूछ सकेंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। मुझे लगता है ऑनलाइन लेते तो परीक्षा ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब आपको एग्जाम का टेंशन होता है? अच्छा निर्णय लिया है उन लोग ने। हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय विगत वर्षों की भांति मेरिट के आधार पर ही छात्र छात्राओं को यहाँ पर प्रवेश देगा। मैंने एग्जाम वॉरियर में कहा है कि कभी टेंशन मत रखो। कोरोना काल में छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा रद्द की। सीबीएसई के नक्शे कदम पर चलते हुए अब तक 9 राज्य सरकार ने भी परीक्षा नहीं कराने का फैसला लिया है। ये फैसला लेकर छात्रों की सेहत की सुरक्षा को तो पक्का कर दिया गया है, लेकिन करियर की सुरक्षा को लेकर अभी भी छात्रों के सवाल हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हमें ये वेट करना चाहिए कि हमारे एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या निकल के आता है, जो कि आई थिंक विद इन अ वीक आ जाएगा। और जहाँ तक बात कॉलेजेस या अदर फर्दर इंस्टीट्यूशंस की है, वहाँ पे एंट्रेंस मेरिट बेस पे ही होने चाहिए। कक्षा 12वीं के छात्र जिनकी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, उनका किस आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा? अभी कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि 9वीं 11वीं एवं 12वीं के मार्क्स के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो सीबीएसई किस तरह सुनिश्चित करेगा कि सभी कक्षा 12वीं के छात्रों का जो मूल्यांकन किया जा रहा है वे एकदम समानता के साथ हो और उसमें कोई भेदभाव देखने को ना मिले। छात्रों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सीबीएसई ने गुरुवार को छात्रों और पेरेंट्स के साथ बैठक की। इस बैठक में अचानक पीएम मोदी भी पहुंच गए। परसों जब आपने सुना, उसके पहले टेंशन थी और अब टेंशन गई, ऐसा है क्या? मतलब आपको एग्जाम का टेंशन होता है? तो फिर तो मेरी किताब लिखना बेकार है। मैंने एग्जाम वॉरियर में कहा है कि कभी टेंशन मत रखो। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दाखिले को लेकर अब तक प्रक्रिया तय नहीं हुई है। एंट्रेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसे भी जो कराती है वो एनटीए करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और वो सब देख करके इसको देख करके किया जाता है कि क्या हमारी जो परिस्थितियां हैं वो इसके अनुकूल हैं या नहीं है। इस बार परिस्थितियां बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, तो मैं नहीं जानता कि क्या वो अनुकूल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीएसई जल्द से जल्द छात्रों के तमाम सवालों का जवाब देगा और असमंजस की ये हालत खत्म होगी। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। विधि चौधरी गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रकार थिप्रा कोयम्बटूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश्वर शर्मा पंचकुला से हैं। अच्छा, शिवाली और कसक को आप देख रहे हैं, दोनों जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही शिवांजलि अग्रवाल उदयपुर से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। विधि से शुरुआत कर लेते हैं और मैं सबसे पहले आप सभी से यही सवाल पूछूंगी कि भाई अब एग्जाम तो कैंसिल हो गए अभी भी, लेकिन एंजाइटी है आप लोगों को, और अगर है तो वो किस बात को लेकर सबसे ज्यादा एंजाइटी है? विधि आइए। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि एंजाइटी अभी एग्ज़ाम्स को लेकर तो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल दूर कर दिया है कि अभी एग्ज़ाम्स का कोई टेंशन नहीं है हमें। लेकिन कॉलेजेस को लेके मैं एंजाइटी थोड़ा बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस तो है कॉलेजेस एडमिशन को लेके कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये बात बहुत ही मतलब ये बात जायज़ है कि कॉलेजेस में थोड़ा हमारा फ्यूचर रहता है, तो इसीलिए तो चित्रकार सबसे ज्यादा ओके चित्रकार सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात को लेकर हो रही है क्या इस वक्त कि भाई असेसमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा?
मुझे चित्रकार की आवाज नहीं आ रही है, वो अपनी बात रखने में सुन नहीं पा रही हूँ। चित्रकार, आपने शायद म्यूट किया हुआ है अपना ऑडियो, अनम्यूट कीजिए। चित्रकार बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है चित्रकार, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। चलिए यही सवाल हितेश्वर से पूछती हूँ। तो हितेश्वर, सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या इसी बात को लेकर है कि भाई असेसमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? हितेश्वर। जी मैम, ज़रूर इस बात पे काफ़ी स्ट्रेस तो ज़रूर है कि असेसमेंट का क्या फॉर्मूला रहेगा, लेकिन मुझे विश्वास है जब हमने प्रधानमंत्री जी से बात की थी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया था कि जो भी होगा सबसे बेस्ट डिसीजन लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पे निर्णय आने वाला है असेसमेंट को लेकर, उसके बारे में हमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें अभी भी अपने जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह है उसकी परीक्षाएं जो होनी है उनकी हमें तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए या करते रहना चाहिए। और मैं यही मानता हूँ कि जो भी असेसमेंट प्लान आएगा उसमें कंसिस्टेंसी को अगर रिवॉर्ड दिया जाएगा तो मैं मानता हूँ एक बेहतर चीज़ होगी। उसमें मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ तब होगा अगर हम कोई भी अलग चीज़ करें। और अगर हम 2-3 साल के अंक लगा के या प्री बोर्ड्स वगैरह के अंक लगा के एक क्राइटेरिया बना रहे हैं तो उस क्राइटेरिया में मेरिट कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और जो अच्छे डिजर्विंग लोग हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। ठीक है, शिवाली कसक, आप दोनों का क्या टेक है? कोविड की वजह से सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है कि जी आपकी हम आवाज आ रही है जी। 100% दे ही नहीं पाते अपना। तो मतलब आप खुश हैं? 100% अच्छा हुआ कि प्रिपेयर करके एग्जाम भी 100% नहीं रद्द दे कर दिए, अच्छा हुआ कि एग्जाम जी कैंसिल हाँ, हो मैं गए। खुश ठीक हूँ है। इस लेकिन डिसीजन से। असेसमेंट का फॉर्मूला आपको क्या लगता है क्या रखा जाना चाहिए? अभी जैसे हितेश्वर कह रहे थे कि साहब अगर कंसिस्टेंसी देखी जाएगी तो फिर नाइंसाफी भी नहीं होगी, मतलब मार्किंग का भी वही सही फॉर्मूला रहेगा। मैम अगर हम बात करें तो जैसे जो साइंसेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी फील्ड्स में एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं तो उनका 12th के बेसिस पे इतना नहीं रहता है। बट अगर हम कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका काफ़ी जो क्राइटेरिया होता है आगे कॉलेजेस या आगे इंस्टीट्यूट्स के लिए वो 12th के बेसिस पर ही रहता है। तो उनका किस तरीके से असेसमेंट होगा उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है। बिकॉज अगर देखा जाए जितना मर्जी वो मेरिट के बेसिस पे कर लें या आगे जो एंट्रेंस एग्जाम्स कॉलेजेस के होते हैं बट उसमें भी कहीं ना कहीं 50 to 60% जो होता है वो 12th स्टैंडर्ड के ही मार्क्स के बेसिस पे रहता है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पहले अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके दिए होंगे प्री बोर्ड्स या पहले एग्ज़ाम तो उसके साथ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनजस्टिस हो गया जिस बच्चे ने नहीं अच्छे से प्रिपेयर किया जो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो इसके लिए अगर जल्दी बताया जाए कि क्या करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया ये डिसीजन लाने के लिए भी। ठीक है, शिवांजलि, टेंशन हो रही है अभी कि ठीक है 12th के बोर्ड्स तो कैंसिल हो गए लेकिन अब रिजल्ट कैसे बनेगा, मार्क्स कैसे मिलेंगे, इसको लेकर? शिवांजलि अग्रवाल, मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता नहीं है शिवांजलि को भी मेरी आवाज मिल रही है। हम शिवांजलि से बात करने की कोशिश करेंगे। और इस बीच में देख पा रही हूँ हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी पीसी जोशी साहब जुड़ गए। जोशी सर, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन मेरे ख्याल से शिवांजलि को मेरी आवाज मिली थी, वो कुछ बोलना चाह रही हैं। आइए शिवांजलि। नहीं, अनम्यूट करना पड़ेगा। शिवांजलि अनम्यूट कीजिए, म्यूट पर हैं आप अभी, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से अभी कुछ दिक्कत है, वो ठीक कर ले, उसके बाद मैं दोबारा शिवांजलि के पास चलूंगी। मैं पीसी जोशी सर के पास चलती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। पीसी जोशी सर, मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, सब कहीं ना कहीं काफी रिलीफ फील कर रहे हैं कि ठीक है इस तरीके के हालात नहीं थे कि एग्जाम्स दिया जाता। अच्छा फैसला है कि बोर्ड्स के एग्जाम रद्द कर दिए गए, लेकिन अब सबको स्ट्रेस और टेंशन इस बात की है कि भाई असेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा। आपके लिहाज से सर बेस्ट फॉर्मूला असेसमेंट का क्या अपनाया जाना चाहिए? देखिए, मैं ये कि जैसा कि कई छात्रों ने कहा कि एंजाइटी रिमूव हो गई है, मैं उनकी एंजाइटी एडमिशन में बढ़ेगी नहीं, वो वैसे ही रहेगी।
तो इसलिए वो ज्यादा है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की जहां तक बात करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे पास हर स्थिति से पूरी तरह से हो गई है। यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा सकती है, कराने की पोजीशन में होगी, तो वो हमारे लिए मेरिट का आधार बनेगी। और यदि वो नहीं हो पाएगा तो बोर्ड से जो मेरिट आएगी उस मेरिट को दिल्ली यूनिवर्सिटी आत्मसात करके और अपनी मेरिट के हिसाब से स्टूडेंट्स को एडमिशन जैसे हर वर्ष देती आई है वैसे देगी। स्टूडेंट्स को कोई ज्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि फाइनल का एग्जाम उन्होंने नहीं दिया है, पहले उनकी तैयारी नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा, जो मेधावी छात्र होगा, वो कंसिस्टेंटली मेधावी रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो कभी बेवकूफ है और कभी बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा। वो कंसिस्टेंसी उसके अंदर रहेगी और उसके आधार पर मेरिट हमें मिल जाएगी। ठीक है सर, मेरे साथ ना यहाँ पर जम्मू से कसक है और कसक एक बड़ा वैलिड पॉइंट बता रही थी। कसक ये कह रही थी कि देखिए, जिनको जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो तो फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, लेकिन जो बाकी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं जिनको इस मार्कशीट के आधार पर एग्जाम के बाद एडमिशन लेना होता है, उनके लिए दिक्कत आ सकती है। कसक, इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्टली सवाल पूछना चाहेंगे कसक? जैसे मुझे किसी मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो मेरे लिए अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा बट उसमें कहीं ना कहीं 12th के मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। साइंसेस में इतने नहीं करते बट कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो हमारे लिए क्या होगा, मतलब उस वजह से तो हम कहीं मतलब हो सकता है ना कि हम अपने चॉइसेस के कॉलेजेस में एडमिशन ना ले पाएँ। जोशी सर, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हम मार्क्स जो एडमिशन देते हैं उसके ठीक मेरिट के आधार पर देते हैं, बिल्कुल मेरिट के आधार पर देते हैं। यद्यपि हम स्पोर्ट्स वाले जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स वाले होते हैं, पीसीए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उनके लिए अलग हमारी सीट रिजर्व होती है, लेकिन मेरिट के आधार पर देते हैं। और इस बार जो मेरिट है वो हमें बोर्ड मार्क्स जो देगी, क्योंकि मेरे के विचार से कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के आधार पर देगी, उसी से मेरिट तय की जाएगी। लेकिन यदि कोई और परिस्थिति पैदा होती है तो हमारे पास सक्षम टीम है और वो टीम किसी भी स्थिति में ऐसा निर्णय लेने में सक्षम है जिसमें कि छात्रों के साथ पूर्ण रूप से न्याय हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि छात्रों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेधावी छात्र हैं, जो मेरिटोरियस छात्र हैं, उनको दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे शीर्ष विश्वविद्यालय में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल सर, आपकी बातें जो हैं वो यकीनन बच्चों का बड़ा हौसला यहाँ पर बढ़ा रही होंगी। मेरे साथ एक और छात्र जुड़ गए हैं, अरमान है, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अरमान, अब तो कोई टेंशन नहीं है? 12th के एग्जाम्स बोर्ड के कैंसिल हो गए हैं, या अभी भी कुछ फ्यूचर को लेकर सवाल है मन में कि भाई रिजल्ट का क्या होगा, कैसे बनेगा? कुछ है, क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं? ये तो सच बात है कि जैसे ही हमें ये न्यूज़ पता चली कि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड्स अब कैंसिल हो चुके हैं, एक राहत की सांस जरूर आई, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ प्रश्न भी दिमाग में आए कि अब आगे चीज़ें कैसे होंगी, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का क्या मतलब है, किस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आया न्यूज़ सुनने के बाद, वो ये था कि जिस तरह से सीबीएसई ने ये पॉइंट रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है वो बाद में जाके ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए अपील हो सकते हैं जब भी कंडीशंस अनुकूल होंगी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जो स्टूडेंट्स उस टाइम अपनी परीक्षाएं दे रहे होंगे तो उस टाइम तक तो कट ऑफ्स ऑलरेडी निकल चुकी होंगी और काफी स्टूडेंट्स का एडमिशन ऑलरेडी ड्यू में हो चुका होगा। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो उस टाइम अपीयर हो रहे होंगे परीक्षाओं के लिए और उनका जो रिजल्ट है वो बाद में आएगा? उनको किस एकेडमिक ईयर में डाला जाएगा और क्या उनको 1 साल तक वेट करना होगा अगले सेशन में एडमिशन लेने? वेरी वैलिड क्वेश्चन। आपका सवाल जो है वो बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब ये वाकई में लोगों के मन में बात आई है। मुझे लगता है पीसी जोशी साहब कुछ क्लैरिटी इस पर लेकर आएंगे। सर, ये जो राइडर लगा दिया गया है बोर्ड की तरफ से कि भाई जो छात्र देना चाहते हैं एग्जाम वो बाद में दे दें जब हालात सही हो, तो ये क्या कंफ्यूजन वाला राइडर नहीं लगता आपको? कंफ्यूजन नहीं है, वो सीबीएसई को निश्चित रूप से ये जरूर कि वो इस तरह जो देना चाहते हैं वो यदि विद इन पीरियड में अगर वो एग्जाम करा के रिजल्ट हमें दे देते हैं और वो सक्षम हो सकते हैं तो हम उनको इसी एकेडमिक कैलेंडर में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उसको उनके रिजल्ट लगाने में उन्होंने 8 महीने लगा दे, 9 महीने लगा दे, तो नेचुरली तो अगले साल ही जाना पड़ेगा।
तो ऐसा होता है कि कई बार जैसे कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनको भी हमारे वहाँ एडमिशन दिया जाता है। तो इसलिए कोई ना कोई तरीका ऐसा निकल सकता है कि वो बच्चे जो ऑफलाइन एग्जाम देंगे, अब ये डिपेंड करेगा कितनी जल्दी या कितनी देर से वो उसके एग्जाम देते हैं। यदि सिचुएशन इंप्रूव कर गई और जल्दी से एग्जाम दे दिए, तो जिस प्रकार से कंपार्टमेंट वाले बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे पिछले सालों में, इसी तरह से ये बच्चे भी एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, मैं ये समझना चाह रही थी जोशी सर कि जब बोर्ड के एग्जाम कैंसिल करने का फैसला ले ही लिया है, तो फिर ये जो चाहें एग्जाम देना उनके लिए एग्जाम भी कराएंगे, इसकी जरूरत क्या थी? देखिए, ये मैं इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये सीबीएसई ने अपने विवेक से कोई फैसला लिया है। होता है कई बार स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हमारे शायद मार्क्स ज्यादा आते, तो ऐसे बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा फैसला लिया हो। ठीक है सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी भी हमारे साथ हों, उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे, क्योंकि अरमान ने बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर रेज किया है। तब तक बाकी जो छात्र हैं, विधि के पास लेकर चलती हूँ जरा दर्शकों को, और विधि से जाती हूँ। विधि, क्या ये आपके मन में भी बात आ रही थी कि साहब ये तो थोड़ी नाइंसाफी हो गई, मतलब पढ़ रहे थे हम लोग पूरा साल मन लगाकर, और अब जब नंबर देने की बात आएगी तो फिर वो तो एक तरीके से क्या कहा जाए, मतलब बहुत से बच्चों को काफी एक जैसे नंबर मिल जाएंगे, इस बात का डर लग रहा है आपको भी? देखिए, अगर जो हमारी जो अभी परिस्थिति चल रही है उस समय मुझे नहीं लगता कि सेल्फिश होके, मतलब कि ये बात का सोचा जा सकता है कि जिन्होंने पढ़ा है और जिनके हालात थे उनके एग्जाम्स अच्छे मतलब उनके मार्क्स अच्छे आ सकते थे, क्योंकि हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके लिए पढ़ाई का मतलब समुचित नहीं था, उनके लिए पढ़ाई की स्थितियाँ, तो जिनके घर में कोई भी घटना घटी है तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे ना। तो जो पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी है पूरे साथ में आई थी इस एग्जाम्स के अगेंस्ट में, बोर्ड एग्जाम्स के, एंड वही डिसीजन लिया गया। तो मैं इस चीज के बारे में तो यही कहना चाहूंगी। ठीक है, और अब देखिए जिसका हम इंतजार कर रहे थे, मतलब सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जी, वो भी अब हमारे साथ मौजूद है। अनुराग जी, जिस फैसले पर बोर्ड और सरकार पहुंची, सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम रद्द करने का फैसला, छात्र उस फैसले से बहुत खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ सवाल छात्रों के मन में यह है कि अब असेसमेंट मार्किंग का फॉर्मूला क्या होगा। सर, सबसे पहले तो इसे लेकर अगर आप कुछ कंफ्यूजन दूर कर पाए। जी देखिए, मैं यही कहूंगा कि क्लास 12th का फार्मूला अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसमें अभी 2 हफ्ते लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स लगेगा। हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों से कंसल्टेंसी ले रहे हैं। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे 2 हफ्ते तक वेट करेंगे, एटलीस्ट 2 वीक उन्हें वेट करना पड़ेगा। और मैं यही कहूंगा किसी तरह की रूमर या किसी दूसरी चीजों पर बच्चे नहीं जाएं। जहां तक 10th की बात है, उसका फार्मूला डिसाइड हो गया है, ऑलरेडी हमने पब्लिक में सर्कुलेट कर दिया है और उसकी कमेटीज बन गई, स्कूल वाइज कमेटीज बन गई, जो बच्चों के पूरे वर्ष भर जो परफॉर्मेंस होती है, बोर्ड प्री बोर्ड की, मिड टर्म की, यूनिट टेस्ट की, प्रीवियस परफॉर्मेंस, वो सारा कंसिडर करते हुए कमेटीज प्रपोज करेंगी कि बच्चे को 10th में किस तरह का मार्क्स में देना है। 12th का अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है सर, ये जो 10th वाला मार्किंग का फॉर्मूला है, इसी को नाम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दिया गया है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, क्योंकि जो अलग अलग 12वीं के लिए फॉर्मूले सामने आ रहे हैं उसमें भी कहा जा रहा है हो सकता है 12वीं के लिए भी इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिस तरीके का 10th के लिए लागू किया गया है वही अपनाया जाए। तो ये 10th में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला है, क्योंकि छात्र सुन लेंगे और मेरे दर्शक भी सुन लेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला मतलब क्या? बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा और उससे 12th के बच्चे भी थोड़ा सेटिस्फाइड हो सकते हैं। बेसिकली देखिए, बोर्ड एग्जाम्स 3 आवर का पेपर एग्जाम होता था, 5 सब्जेक्ट्स का पेपर होता था और एक नेशनल स्टैंडर्ड होता था जो हम लोग फॉलो करते थे। बोर्ड एग्जाम चूंकि कैंसिल हो गया तो अब रिजल्ट किस बेस पे दिया जाए, इसको लेकर के हमारी कमिटीज ने रेकमेंड किया और पूरे देश से डिफरेंट स्टेक होल्डर से जो हम लोगों ने कंसल्टेंसी की, वहां निकल करके आया एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हमें लेना पड़ेगा जो 10th के रिजल्ट के लिए बेटर होगा। उस क्राइटेरिया में हम लोगों ने ये सर्कुलेट किया है कि सबसे पहले तो ईच एंड एवरी स्कूल में एक कमेटी नॉमिनेट की गई है, 8 मेंबर की। कमेटीज में 8 सदस्य हैं। स्कूल का प्रिंसिपल उस कमेटी का चेयरमैन है और रेस्ट बाकी कुछ स्कूलों के लोग भी उसके मेंबर हैं। वो कमेटी बच्चे के प्री बोर्ड रिजल्ट पे, मिड टर्म पे, यूनिट टेस्ट पे, प्रीवियस परफॉर्मेंस पे, इवन स्कूल के लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस को भी देखेगी और एक क्राइटेरिया लेकर के आएगी किस बच्चे को क्या मार्क्स दिया जाए। ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी हमारे पास हैं, कमेटीज के पास रहेंगे, कुछ चीजों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के या यूनिट टेस्ट के बाकी चीजों के मार्क्स रहेंगे। तो वो कमेटीज के पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है
और वो 4-5 चीजों के बेस पे ये निर्णय पर पहुंचेगी कि बच्चे को क्या मार्क्स प्रपोज किया जाए। जाहिर है उस कमेटी 8 मेंबर कमेटी है, सेम एंड अदर स्कूल के मेंबर हैं, क्राइटेरिया हम लोगों ने ऑलमोस्ट मोटा मोटी फाइनल कर दिया है, तो हमें नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत कमेटी को होगी। वो रिजल्ट 10th के लिए हम लोगों ने बना करके रखा और हम मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे उससे सेटिस्फाई होंगे, और अगर इन केस कोई बच्चा डिससेटिस्फाई होता है तो आफ्टर कोविड जब सिचुएशन नॉर्मल होगी हम एक नया परीक्षा उसके लिए ले सकेंगे। ठीक है, और क्लास 12 वेट करिए। ठीक है, पर सर एक सवाल मेरे मन में आया कि जब इतना बढ़िया फॉर्मूला 10th के लिए निकाल ही लिया है तो सेम हम 12th के रिजल्ट के लिए क्यों रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं? मतलब उस पर फिर हम इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? कोई वजह उसके पीछे? देखिए, वजह तो मैं फिर वही कहूंगा कि अभी वजह नहीं बताएं तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, हमें ये मान के चलना चाहिए कि देखिए 10th और 12th दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, बिल्कुल। 10th एक तरह के हमारे बच्चे हमारे ही बच्चे जो 12th में हमारे स्कूल में रहेंगे, राइट। और 12th जो होता है वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट हो जाता है और बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और फॉरेन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो दोनों के क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। दूसरा, 10th का बच्चा एक बोर्ड एग्जाम दे चुका है, नहीं दिया है, 12th का बच्चा एक बोर्ड एग्जाम 10th का दे चुका है, तो दीज आर द थिंग्स जिसमें कंसीडर करने में थोड़ी सी नई चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, जो 10th है क्या वही फार्मूला लागू करेंगे, कुछ और एड ऑन करेंगे, कुछ उसमें से डिलीट करेंगे? इन्हीं चीजों को विचार करने के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते समय लगेगा। हमें 10th वाले फार्मूले को भी अगर अडॉप्ट करना है या कुछ उसमें एड ऑन करना है तो भी समय तो लगेगा। बिल्कुल, 2 हफ्ते का इंतजार, तो 2 हफ्ते का इंतजार कह रहे हैं अनुराग त्रिपाठी जी कि बस 2 हफ्ते का इंतजार कीजिए, और इस बात का आश्वासन दे रहे हैं अनुराग त्रिपाठी जी कि बिना परीक्षा के भी इंसाफ जो है वो हर बच्चे के साथ होगा नंबर के मामले में। इसी की तैयारी में है बोर्ड। तो छात्रों के हक में बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला सरकार ले चुकी है। सीबीएसई बोर्ड के इस फैसले के बाद देश के 9 राज्य बोर्ड भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला ले चुके हैं। अब हुंकार में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र जुड़ रहे हैं। उनके मन में सवाल है जिसको एक्सपर्ट्स जो हैं जवाब दे रहे हैं जिनका। अनुराग त्रिपाठी सचिव हैं सीबीएसई के, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग जी, एक सवाल और है मन में, वो ये कि भाई ठीक है, सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द कर दिए, 9 राज्य बोर्ड अभी तक जो ये फैसला ले चुके हैं, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड एग्जाम कंडक्ट भी करा रहे हैं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार का हमारे साथ एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो कहीं छात्रों के बीच किसी तरीके का कोई भेदभाव तो नहीं होगा जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए लोग जाएंगे? तो देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से भेदभाव नहीं होना, और एजुकेशन जो है एक तरह से कॉन्करेंट लिस्ट पार्ट है, और स्टेट इंडिपेंडेंटली अपना सेपरेट एग्जाम करा सकते हैं जी। और अगर किसी स्टेट की कंडीशन अच्छी है, कोरोना की कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और स्टेट को लगता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हेल्थ के देखते हुए वो ले सकता है, तो वो स्वतंत्र है। तो बहुत सारे स्टेट अगर ले भी रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, कुछ बच्चे एग्जाम दे करके, रिजल्ट दे करके निकलेंगे और कुछ बच्चे इंटरनल असेसमेंट पे जैसा कि सीबीएसई आईसीएसई करेगा लेकर निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा इश्यू आएगा, क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया, पूरे वर्ष भर की परफॉर्मेंस भी चेक होगी और कमेटीज हर चीज देखेंगी, जहाँ किसी भी तरह की कोई गलत चीजें होने की कोई उम्मीद नहीं है, ना किसी को जरूरत से ज्यादा मिलेगा ना जरूरत से कम मिलेगा। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, न जरूरत से ज्यादा न जरूरत से कम, मतलब इंसाफ होगा, न्याय होगा, और यही छात्र चाहते भी हैं। लेकिन इस सब के बीच पीसी जोशी सर, बच्चों के मन में एक सवाल भी है कि कहीं मतलब एक तरीके से उन पर ठप्पा तो नहीं लग जाएगा कि भाई ये तो बैच ऑफ 21 है जिसने एग्जाम दिए नहीं थे बोर्ड्स के, जो प्रमोट होकर आ गया, जिनका ऐसे ही असेसमेंट कर दिया गया, इस तरीके का कोई ठप्पा तो नहीं लग जाएगा उम्र भर के लिए इन लोगों पर? ठप्पा लगने की कोई वो नहीं है। हमारे भी विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा, हमने ओपन बुक एग्जामिनेशन किया है, पिछले साल किया था। देखिए, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुकूल हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई ये फैसला जो लिया है, ऐसा ठप्पा लगने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि इस समय परिस्थितियां के अनुकूल नहीं थी, इसलिए ये इनके लिए दूसरे तरीके से मूल्यांकन किया। और जैसा कि अभी माननीय सचिव बता रहे थे सीबीएसई के जी, मैं भी इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे बोर्ड जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी है और मैच्योर है, उनकी विश्व में साख है अपनी वस्तुनिष्ठता के लिए, ऑब्जेक्टिविटी के लिए। तो वो जिस प्रकार से भी मूल्यांकन करेंगे वो सर्वथा उचित होगा, और वो बिल्कुल उसी तरह का मूल्यांकन होगा जैसा कि स्टूडेंट फिजिकल एग्जाम देते वैसा ही होगा। ठीक है,
तो मतलब विदेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत अनुराग जी नहीं आएगी ना छात्रों को, अश्योर कर रहे हैं ना? फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि मैं एक राष्ट्रीय बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ सीबीएसई का, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये कोविड की सिचुएशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, देश और दुनिया के हर देश में हो रही है। बिल्कुल। बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम वहां भी कैंसिल हुए हैं, बहुत सारे कंट्रीज में इंटरनल असेसमेंट लेकर चल रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम पे चल रहे हैं, और सबको पता है कि ऑलमोस्ट ये स्थिति हर जगह है। दूसरी चीज, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर जो एडमिशंस होते हैं वो ऐसा नहीं कि मेरिट बेस्ड होते हैं, उनका अपना एक तरीका होता है। बच्चे कुछ चीजें पास करते हैं, लाइक इंग्लिश और बाकी रिलेटेड क्वालिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा उन कंट्रीज में बच्चों के एसे को लेकर के, पर्सनालिटीज को लेकर के, उनका एक प्रोफाइल होता है, उसको लेकर के होते हैं। तो वो ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज बहुत सारी चीजें इवॉल्व कर चुकी है। वो सिर्फ मार्क्स बेस नहीं देखती, वो आपके बच्चों का ये भी देखती है कि बच्चे के सोशल वर्क कितना किया है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी है, उस बच्चे ने अपने कितना स्पोर्टिव, कितनी बाकी चीजों में पार्टिसिपेट किया है, उसके एसेज लिखाए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ बोर्ड के रिजल्ट या 100 में 100 मार्क्स से ही फॉरेन कंट्रीज या बाकी जगह का एडमिशन नहीं होता। हाँ, इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मेरिट बेस्ड लेती हैं, वो जरूर इस विषय पर विचार कर रही हैं और वो भी कंसर्न रख रही हैं। तो लेट अस उनको समय दिया जाए और सुटेबल निर्णय लेंगे जो बच्चों के फेवर में जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर अश्योर करूंगा कि ऐसा नहीं कि कोई ठप्पा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज कर रही है इस चीज को। हम लोग ऑटोनोमस बॉडी है, एक एजुकेशन बोर्ड है, और हम सोच समझ करके निर्णय दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई ठप्पा लग जाएगा, और ऐसा बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी होता है। आईबी बोर्ड आपके सामने एग्जाम्पल है, वहाँ बहुत सारी चीजें इंटरनल असेसमेंट पे होती है। आपके ही कंट्री में यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ बहुत सारी चीजें डिफरेंट तरीके से असेस की जाती हैं, और फाइनल मार्कशीट में उनको ऐड किया जाता है, और ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगता है। तो ऐसा होगा भी नहीं, और ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जिसको हर कोई कंसीडर करेगा। ठीक है सर, छात्रों के पास चलते हैं, जरा उनके मन में भी कुछ सवाल होंगे, सीधे वो लोग आप लोगों से ही बात कर लें तो बेहतर रहेगा। आइए शिवांजलि, आपके मन में कोई सवाल जो आप लेना चाहते हो अभी? जी, जैसा सभी ने कहा कि जैसे प्री बोर्ड के नंबर 10th के करिकुलम में उनका मूल्यांकन करा जा रहा है, तो मेरा सवाल ये था कि हर स्कूल के प्री बोर्ड का लेवल अलग अलग होता है, तो हम उसे समान रूप से कैसे उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? अनुराग जी? पहले ही मैंने कहा कि 12th का क्राइटेरिया अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो लेट अस डिस्कशन अभी 12th के बारे में नहीं करते हैं। एक बार क्राइटेरिया सीबीएसई सर्कुलेट कर देगा, फिर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा और बच्चे परेशान होंगे। सही। और मेरे ख्याल से 10th के लिए भी, मेरे ख्याल से शिवांजलि 10th में भी सिर्फ प्री बोर्ड क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि वो जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उसमें साल भर का जो पूरा प्रदर्शन रहा है बच्चे का, वो सबको देखा जा रहा है। मतलब पूरी कोशिश यही है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हितेश्वर, आपका कोई सवाल जो आप लेना चाहते हैं? जी मैम, मेरा जोशी सर से प्रश्न है। हाँ जी। कि जैसा कि सर ने बताया कि स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग से उनको कंसिडर किया जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वालों को अलग से कंसिडर किया जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक की स्थिति है, तो इसमें कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, तो एक बहुत ही दुखद स्थिति है वो, और उन लोगों के पास तो कोई गाइडेंस का भी सोर्स नहीं है, और हमें हमारी सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको भी आगे लेके चले, उनको भी साथ लेके चले, और उनका भी हौसला बढ़ाया जाए। तो क्या ये ऐसा भी कोई स्कोप हो सकता है कि उन्हें भी कुछ स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाए यूनिवर्सिटीज द्वारा? बड़े वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उनको आप कह रहे हैं क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा? इस तरीके की कोई स्पेशल कैटेगरी जिसको इंक्लूड करने का आप लोग सोच रहे हैं जोशी सर? देखिए, हमारे जहाँ तक जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने कोविड में अपने पेरेंट्स को खोया है, उनके लिए तो हमने अभी आज ही अनाउंस किया है कि उनकी फीस हम माफ करेंगे जी। तो जो हमारे अपने छात्र हैं अभी उनके लिए करें। बाकी जो आने वाले छात्रों के विषय में हमने भी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं आने वाले छात्रों को हम किस प्रकार से लें। ठीक है सर, ठीक है। विधि, आपके मन में कोई सवाल? जिस तरीके से सब कह रहे हैं कि जो एग्जाम्स जो है मतलब DU JAT CU सेट ये सब जो कंडक्ट होते हैं, तो मतलब इस बार क्या हो रहा है कि हम मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाला कि वो मेरिट बेसिस पे देंगे। तो मैं वही जानना चाहती थी कि क्या जो कॉलेजेस जिनके पहले DU JAT हो रहे थे वो भी इस बार मेरिट बेसिस पे ही करेंगे, या उनके लिए DU JAT होगा एंड बाकी के लिए मेरिट होगा? ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जो है हमारे 9
विषय में, मैनेजमेंट और एजुकेशन में ये बहुत ये कॉम्पिटिटिव होता है। और ये जो टेस्ट है जो ये कंडक्ट करती है ऑल इंडिया लेवल। तो हमारी उनसे बात चल रही है और अगर ये न्यूज जेट जो है अगर वो होगा तो वो लेट तो हो सकता है। और अभी हम जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से उससे बात कर रहे हैं और अभी हमने फैसला नहीं लिया है, तो टेस्टिंग एजेंसी को भी देखना पड़ेगा उनके पास कितनी सुविधाएं हैं, क्या वो इस हालत में है, कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो जो न्यू डेट पर्टिकुलरली न्यू डेट जो है ठीक है सर, ठीक है। थोड़ी आवाज में भी दिक्कत आ रही है, अगर बेटर आप इसको कर सकें जोशी सर तो बढ़िया रहेगा। अच्छा अरमान, आपका सवाल है कोई? जी बिल्कुल। जैसा कि अनुराग सर ने कहा कि अभी भी क्राइटेरिया डिसाइड हो रहा है, अभी भी इस पर चर्चा हो रही है, पर मैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू से एक सवाल और करना चाहूँगा इसी बारे में कि जैसा उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल के मार्क्स भी उस पर जज किए जाएंगे, उसके बेसिस पे जज किया जाएगा कि एक स्टूडेंट एकेडमिकली कैसा है। तो इसी विषय में मैं ये जानना चाहूँगा कि कक्षा 10वीं के जो अंक है उनको कितनी महत्वपूर्णता दी जाएगी, उन्हें कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि वो शायद एक आखिरी परीक्षा है जो बोर्ड्स के थ्रू हम जिस तरह हम बोर्ड्स में पार्टिसिपेट किया था, और वही शायद आखिरी नंबर है जो बोर्ड्स ने आर्टिकुलेट करे और ऑब्जर्व किए थे हमारे। अनुराग जी, मैं फिर क्लियर करूंगा कि अभी ये क्लास 12th का क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है, तो क्लास 12th के बारे में ये कहना कि लास्ट 3 ईयर का ऐड करेंगे या 10th का ऐड करेंगे या नहीं करेंगे अभी कहना उचित नहीं होगा। और जैसे हम फाइनल करें, क्योंकि ये फिर एंटिसिपेशन शुरू हो जाएगा, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, और वो चीजें जब तक राइटिंग में सर्कुलेट ना हो तब तक फाइनल भी नहीं होती। बिल्कुल डिस्कशन का पार्ट होगा, कोई डिस्कस हम करेंगे, हो सकता है वो चीजें उस वैल्यू के रूप में नहीं ऐड हो। इट विल बी बेटर कि ये डिस्कशन कि क्या क्या क्राइटेरिया 12th का होगा उस पर हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, मतलब अरमान वो 3 साल का होगा, 10th का बोर्ड्स को कितनी वेटेज दी जाएगी, अभी तो यही नहीं पता ना कि फॉर्मूला क्या होगा। आपका जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ कयास वाला सवाल है, अभी नहीं पता हमें कि किस तरीके से मार्किंग होगी, असेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा। 12th के असेसमेंट के लिए 2 हफ्ते का इंतजार कीजिए, उसके बाद बताया जाएगा बोर्ड की तरफ से कि रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। अच्छा, जल्दी से अब चलते हैं शिवाली और कसक के पास। आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो प्लीज ले लीजिए। आइए कसक। जैसे मतलब वर्ल्ड वाइड एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए SAT, तो मैं भी जैसे SAT के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो उसमें तो जैसे 12th के ही मार्क्स के बेसिस पे होता है, तो उसके लिए क्या होगा कि अभी जैसे जो भी असेसमेंट क्राइटेरिया डिसाइड होगा वो वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब कि ये ना हो कि हम SAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस जो भी क्राइटेरिया होगा, बिकॉज वो तो भी नहीं सिचुएशन नहीं देखेंगे कि इंटरनली मार्क्स दिए हैं या 10th के बेसिस पे या कैसे, वो तो 12th के ही मार्क्स का क्राइटेरिया लेंगे ना जो फाइनल होगा, बट वो तो हुआ ही नहीं, तो फिर वो वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, अनुराग जी इसका बढ़िया जवाब दे पाएंगे। आइए अनुराग जी। देखिए ऐसा है कि जो भी असेसमेंट क्राइटेरिया हम फाइनल करेंगे और बच्चों के हाथ में मार्कशीट देंगे वो 100% वैलिड होगी फॉर फर्दर एडमिशन एंड बाकी प्रोसेस में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्शनल स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण हम लोगों को प्लान ए की जगह प्लान बी या सी पे जाना पड़ रहा है। हमारे बच्चे एग्जाम्स के लिए तैयार थे, ऐसा नहीं को नहीं देना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड बच्चों के हेल्थ को देखते हुए एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो जो क्राइटेरिया हम डिसाइड करेंगे और रिजल्ट देंगे, जिसको 95 मिलेगा, 98 मिलेगा, 100 मिलेगा, वो 100% वैलिड होगा फॉर ईच एंड एवरीथिंग उस पर, क्योंकि वो नेशनल एग्जामिनेशन बॉडी द्वारा असेस करके दिया जाएगा। तो बच्चों को अभी परेशान होने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये प्रश्न बार बार बच्चों की तरफ से आ रहा है कि कल को ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये तो प्रमोटेड लोग हैं, ये बिना बोर्ड एग्जाम के लोग हैं। ये एक कयास है, ये एक तरह की र्यूमर है, हमें इस पर बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि किसी तरीके का कोई ठप्पा आप लोगों को आप पर लगने वाला है, इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो कहीं पर चलेगी या कहीं पर हो सकता है वो वैलिड ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर जो मार्कशीट मिलनी थी, बोर्ड का एग्जाम अगर आप देते बिल्कुल वैसे ही आपको मार्कशीट मिलेगी। ये कोरोना काल है और दुनिया इस हकीकत को जानती है। चलते चलते बस एक सवाल और मेरे मन में अनुराग जी, मार्कशीट पर क्या कहीं मेंशन किया जाएगा कि भाई ये कोरोना काल वाली मार्कशीट है, कुछ इस तरीके का, या नहीं जैसे हर साल मार्कशीट बनती है सिंपल वैसी मार्कशीट होगी? तो ये कि बच्चे ही मार्कशीट बनाए गए हैं,
बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाए हैं, बच्चों को लेकर के हम किसी और तरह के तनाव में नहीं देखना चाहते। तो जो हमारा क्राइटेरिया उसमें कोई परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं। बच्चों की जो मार्कशीट आती थी 5 सब्जेक्ट होते थे वो एज इट इज रेस्पेक्ट होंगे। ऐसी कोई चीज हम करने नहीं जा रहे हैं जिससे बच्चों को कोई नुकसान हो या नेशनल या इंटरनेशनल बॉडीज में जा करके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। अभी आप ये मान के चलें फिलहाल कि जो कुछ हो रहा था एज इट इज होगा और वो एक सेट स्टैंडर्ड और सेट प्रोफाइल के तहत होगा। जो भी क्राइटेरिया होगा बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से सेट किया जाएगा, जिसके देश और विदेश के सारे बोर्ड सारे इंस्टीट्यूट फॉलो करेंगे और मानेंगे। फिर भी मैं कहता हूं अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई इशू जाता है, तो एज ए नेशनल बोर्ड हम उसी को सॉल्व करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, और सभी छात्रों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एबीपी न्यूज पर हुंकार में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर तनाव लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए जिस तरीके से परीक्षा का तनाव खत्म हो गया ना, उसी तरीके से अब मार्कशीट, असेसमेंट, मार्किंग को लेकर भी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि बोर्ड पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय कतई ना हो, सबके साथ न्याय हो। देखिए एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन देने का जो आदेश था वो वापस ले लिया है, और इसके साथ ही सरकार ने निजी अस्पतालों से जो डोज इस्तेमाल नहीं हुई है उसे भी वापस लौटाने की बात कही है। अब सरकार निजी अस्पतालों से लिए गए पैसे अस्पतालों को लौटा देगी। पंजाब सरकार वैक्सीन के लिए फंड जुटाने के लिए 80,000 डोज प्राइवेट अस्पतालों को देने का अपना फैसला अब वापस ले रही है। निजी अस्पतालों में फ्री वाला टीका महंगे दाम पर लगाया जा रहा था, यही खबर जो एबीपी न्यूज ने दिखाई थी, और एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, ये एक बड़ी खामी थी जिसे एबीपी न्यूज ने उजागर किया और आखिरकार खबर का असर हुआ है। देखिए रोमाना, खामी नहीं थी, ये गजब का अफसरशाही का ऑर्डर था जो आज दोपहर 2:15 बजे हमने मसला उठाया कि कैसे पंजाब सरकार एक तरफ जो फ्री में कोरोना का टीका लगा रही है उसी को प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल उसे 900 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए तक जो है वो लोगों को लगा रहे हैं। जब ये खबर दिखाई तो उसके बाद सरकार की नींद खुली, या सरकार को ये समझ में आ गया कि हमारी चालाकी पकड़ ली है, और उस चालाकी के बाद ये फैसला वापस लिया गया। मैं ये कहता हूं कि चलिए, आपको जो अस्पतालों ने पैसा दिया आप वो रिफंड कर रहे हैं, और अपनी डोजेज जो आप 42,000 बता रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों को दी थी लगाने के लिए लोगों को, वो आप वापस ले लेंगे। लेकिन कितने लोगों को जिनको पैसे लेके प्राइवेट हॉस्पिटल 2-3-4 दिन से डोजेज लगा रहे हैं, वो पैसे कौन देगा लोगों को वापस? इसकी जांच होनी चाहिए। ये स्कैम था जिसको एबीपी न्यूज ने पकड़ा और जोर शोर से आज दोपहर को उठाया, जिसके बाद ये फैसला वापस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जगविंदर पटियाल। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर, ये खामी जो पकड़ी एबीपी न्यूज ने, और अब पंजाब सरकार जागी, अपना फैसला वापस लिया। और इस बीच दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी चल रही है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आ गई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में अभी मानसून आने में वक्त है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है कल, लेकिन दिल्ली एनसीआर में मानसून के पहले ही मौसम सुहाना हो गया है। प्री मानसून शावर्स आप इनको कह सकते हैं। एक तरीके से उन्हीं की दिल्ली में ये दस्तक। तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से दिल्ली में मौसम सुहाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।